गुड डे स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ और उसकी हम यूनिट थर्ड कर रहे थे। यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर्स हैं, उसमें से हम पहला चैप्टर कर रहे हैं मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस यानी केंद्रीय बलों के अधीन गति। उसके अंदर अभी तक हमने केंद्रीय बल क्या होते हैं और उसके लिए किसी गति की समीकरण क्या होती हैं ये पढ़ लिया था। और उसके अंदर जो नियम केंद्रीय बल अगर कहीं कार्यरत है तो वो कौन से नियमों की पालना करता है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे केपलर के ग्रहीय गति के नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर ने एक्चुअल में तो प्रेक्षणों के आधार पर एक नियम दिए थे और इसने बहुत पहले सन 1609 में ग्रहों के काफ़ी ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने ये नियम दिए थे। तो ऑब्जर्व्ड रूल्स हैं ये। उसने ये देखा था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसकी नाभि पर सूर्य स्थित होता है। यानी ईच प्लैनेट revolves around sun in an elliptical orbit। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और इलिप्स का 2 फोकस होते हैं, उसमें से एक फोकस के ऊपर सूरज स्थित होता है हमेशा। ये उसने पहला नियम दिया था। दूसरा नियम दिया था सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा के द्वारा प्रति सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल स्थिर रहता है, अर्थात 1/r² d थीटा बाय dt इज इक्वल्स टू नियत कांस्टेंट। यानी उसने कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हम पहले इससे पहले केंद्रीय बलों के अंदर हमने पढ़ा था प्रसर्पित क्षेत्रफल क्या होता है। उसने कहा कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा के द्वारा प्रति सेकंड पर सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल स्थिर रहता है। यानी अगर जैसे मान लो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ सूरज है, ठीक है, और आपका ग्रह इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो ग्रह मान लो इस पोजीशन पे है तो उसका पर सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल जो है मान लो वो इतना है, ठीक है, 1 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय करी। और दूसरी पोजीशन में सूरज प्लैनेट जो है या ग्रह वो इस जगह पर पहुंच गया तो उसका 1 सेकंड में प्रसर्पित क्षेत्रफल जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। यानी ये जो एरिया है, ये जो हमने कैलकुलेट करा, ये एरिया और ये एरिया ये हमेशा सेम रहता है। यानी अगर डिस्टेंस सूरज और प्लैनेट का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क में जो डिस्टेंस है, ये आपका पर सेकंड कम होगा। और अगर सूरज के नज़दीक है तो ये पर सेकंड ये आर्क का जो डिस्टेंस है ये हमारा अधिक होगा। कुल मिला के ये जो एरिया है, एरिया स्वेप्ट जो है या प्रसर्पित क्षेत्रफल जो है वो सदैव स्थिर रहता है। ये उन्होंने ऑब्जर्व करके फिर बताया। तीसरा इम्पॉर्टेंट नियम जो उन्होंने दिया वो ये था कि कक्षीय गति में, मतलब अपने एक ऑर्बिट में घूमते हुए ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है ना, तो वो घूमने का वर्ग यानी t², ग्रह की कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। हमें पता है इलिप्स जब हम बनाते हैं तो एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा जब कोई ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसकी सेमी मेजर एक्सिस जो है उसकी लेंथ मान लो a है, तो उसका a क्यूब करो, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, t² जो है वो सदैव, यानी उसका जो घूमने का जो समय है, टाइम पीरियड है, उसका स्क्वायर हमेशा सेमी मेजर एक्सिस के
लेंथ के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होगा। ये उन्होंने एक ऑब्जर्व फैक्ट दिया था अलग अलग ग्रहों का अध्ययन करने के बाद। अब ये जो थे ये तीनों नियम केपलर ने अलग से दिए थे अपने ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमर था वो, तो एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान के आधार पे दिए थे। उसी समय न्यूटन ने भी अपना नियम दिए हुए थे। तो केल्विन और न्यूटन के जो निष्कर्ष हैं वो हम देख लेते हैं। केपलर नियम से न्यूटन के कैसे निष्कर्ष निकलते हैं। अब एक चीज और पता चल गई थी, जब ग्रहों की गति का अध्ययन किया था तो उसमें ये पता लगा था कि प्लूटो एक प्लैनेट है हमारा, और बुध ग्रह हम किसको कहते हैं, मरकरी को। बुध ग्रह और प्लेटो ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं, इनके अलावा बाकी सभी सूरज के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। तो इसके आधार पर इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला डेवलप किया। केपलर ने अपने नियम के आधार पर फॉर्मूला निकाला जो कि न्यूटन के नियम से, जो ऑलरेडी डिराइव्ड नियम था, उसके साथ कोरिलेट होता है। देख लेते हैं कैसे होता है। मान लो हमने एक ग्रह ले लिया जिसका द्रव्यमान m है, और सूरज के चारों ओर जिस सर्कुलर ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या हमने अज्यूम कर ली r है। ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और ये उसका रेडियस जो है वो r हो गया, नहीं हाँ r ही लिया। और इस जो प्लैनेट घूम रहा है उसका मास हमने m ले लिया। वृत्ताकार कक्षा के लिए अर्ध दीर्घ अक्ष a। अब क्या है, क्योंकि वृत्ताकार कक्षा है तो वृत्ताकार कक्षा में तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस सब बराबर हो जाएंगी, तो a जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। तो आपका जो केपलर का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब। प्रोपोर्शनल था तो हमने एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हम ये आपका नियम है। अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है, और ओमेगा और टी के बीच में संबंध होता है ओमेगा बराबर 2π/t। तो हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4π²/t² आ गया। टी स्क्वायर का मान केपलर के नियम से मैंने रख दिया, के आर क्यूब रख दिया, है ना। तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास ग्रहों पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, mv²/r, या ओमेगा की टर्म्स में हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, m⍵²r। अब ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पे मान रख देते हैं, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो लिख दिया। तो आपके पास f का मान क्या आ गया, f बराबर 4π²m/k/r²। तो अब इस फॉर्मूले के आधार पर न्यूटन ने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले, वो पहला निष्कर्ष तो ये था कि ग्रह पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है यानी अभिकेंद्रीय बल लगता है वो सदैव ग्रह से सूर्य की दिशा में लगता है। वैसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और क्योंकि सूरज को हमने सेंटर में माना है तो प्लैनेट से वो सूरज की तरफ लगता है। दूसरी चीज उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो एफ है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यह बल सूर्य से ग्रह के माध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और तीसरी चीज उसने क्या निकाली, यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये जो बल लग रहा है, जो प्लैनेट से सूरज की दिशा में जो बल लग रहा है अभिकेंद्रीय बल, वो एक तो हमेशा ग्रह से सूर्य की दिशा में लगेगा, r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीजें न्यूटन ने अपने केपलर के नियम के आधार पर निष्कर्ष निकाले थे, और फिर उसके बाद उसने एक व्यापक नियम दिया जो हम आगे पढ़ेंगे।
और उसने ये व्यापक नियम जो है वो उसने कहा ये केवल ग्रह और सूरज के लिए नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में जितने भी उपस्थित पिंड है या कण हैं उनके मध्य इस प्रकार का बल लगेगा। तो इस तरीके से उसने जनरलाइज भी करा है। हम इसका एक्चुअल जो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। अब हमने पढ़ा इससे पहले कि जो केपलर ने सेकंड लॉ दिया था, है ना, उसने ये केपलर के द्वितीय नियम में उसने क्या कहा कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया से संबंधित बल जो है वो केंद्रीय बल होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। इसका मतलब ये हो गया कि दो पिंड है, उनके बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कोई अन्योन्य क्रिया हो रही है। और वो अन्योन्य क्रिया अगर हो रही है तो वो एक लाइन ऑफ एक्शन के अंतर्गत लगेगी, क्योंकि केंद्रीय बल है। तो इस आधार पर उसने कहा कि अर्थात यह बल दो पिंडों जिनमें अन्योन्य क्रिया हो रही है को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। उसने ये कहा कि ये जो बल लगेगा, वो बल हमने जो डिफाइन किया है ऊपर बल, वो बल दो पिंडों के मध्य जो जोड़ने वाली जो उनकी क्रिया रेखा है उसके अनुदिश लगेगा। और इसके साथ साथ अगर इस अन्योन्य क्रिया को सभी पिंडों के लिए यूनिवर्सल मान लिया जाए, जनरलाइज कर दिया जाए, तो ये जो अन्योन्य क्रिया से संबंधित बल जो है वो पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा अर्थात द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। ये जैसा हमने अभी पहले इसमें देखा है कि जो फोर्स है वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यदि ये मान लिया जाए कि ये बल दोनों पिंडों के मध्य दूरी r पर निर्भर करता है, जैसे हमने ऊपर वाले में कैलकुलेट किया है, तो हम f को कैसे लिख सकते हैं? f को लिख सकते हैं m और m डैश, ये दोनों पिंड हैं, दोनों का द्रव्यमान है, उस पर निर्भर कर रहा है, और r के ऊपर निर्भर कर रहा है, और r को हमने लिख दिया फंक्शन ऑफ r, यानी f जो है r से किस रूप में करता है वो अभी हमारे पास क्लियर नहीं है। इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो केपलर ने जो नियम दिया था उसके आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाले, लेकिन हम एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं जो यूनिवर्स में सभी पिंडों के मध्य लगता है जिनमें गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया हो रही है। तो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के कारण जो बल है उसको क्योंकि वो केंद्रीय बल है, इसके आधार पर एक तो वो रेखा के अनुदिश लगना चाहिए, दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती होना चाहिए, और उनके बीच में मध्य जो दूरी है उसके कोई ना कोई रिलेशन को फॉलो करना चाहिए, यानी उसका फंक्शन होना चाहिए। हालांकि इसकी जो बल की दूरी r पर निर्भरता जो है वो ज्ञात करना बड़ा कठिन सा है। इसको कैसे प्राप्त किया गया, इसको दो पिंड ले लिए m और m डैश, और उनको अलग अलग डिस्टेंस पे रख के और बलों का मापन करा और बहुत अच्छे प्रायोगिक व्यवस्था करने की, तभी हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है कि ये जो आपकी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो क्रियाएं होती हैं ये बहुत वीक होती हैं और इनका मान भी बहुत छोटा होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये इनका कैलकुलेशन बड़ा, मतलब इनको सही रूप में मापना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आप इन बलों का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बाकी जो बल हैं, यानी जो हमारे ये वाले हैं चुंबकीय बल हैं, विद्युत बल हैं, ये क्रियाएं जो है ये इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करती हैं, उस घटना जो गुरुत्वीय अन्योन्य के कारण जो क्रिया है उसको नगण्य कर देती हैं, और दूसरा प्रभाव ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, वो कैलकुलेशन में हो जाता है। इसलिए इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करना और निर्भरता निकालना प्रायोगिक उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, ये है कि प्रयोगों से ये परिणाम जरूर निकल गया कि गुरुत्वीय क्रियाएं आकर्षण बल के रूप में होती हैं और
कई सारे प्रयोगों के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि वो व्युत्क्रमानुपाती रूप में परिवर्तित होती हैं। तो जो फोर्स है, गुरुत्वीय बल जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, माइनस साइन हमारा अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, 1/r² के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला डेवलप किया, Fr इज इक्वल्स टू -gmm-r² इंटू r कैप उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसको k के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे ये जो g है, ये g हमारा एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है और ये यूनिवर्सली अप्लाइड है और इसका मान आप लोग जानते ही हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, प्राप्त हुआ था, ये प्रयोग द्वारा ही निकाला था। अब हम इसके अंदर एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो है इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास, एक्चुअल में इनर्शिया क्या होता है, इनर्शियल मास हम पहले निकालते हैं। तो इनर्शियल मास के लिए हम न्यूटन का द्वितीय नियम पे जाते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं किसी पिंड पर कार्यरत बाह्य बल जो है उसमें बल के कारण उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने पढ़ रखा है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। तो F जो है वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम m नाम देते हैं। तो m एक प्रकार से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गए, एक अनुपातिक नियतांक हो गया जो F और A के बीच में संबंध स्थापित करता है। और m को अगर हम डिफाइन करें तो ये उस एक बल के बराबर है जो किसी पिंड के अंदर एकांक त्वरण उत्पन्न करता है। तो अच्छा, समीकरण 1 से ये भी स्पष्ट है कि इस पिंड का ये नियतांक का मान जितना अधिक होगा उतना ही उसी बल के लिए त्वरण उत्पन्न करने का अनुपात कम होता चला जाएगा। m का मान अगर ज़्यादा बड़ा है तो अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हो तो a जो है, त्वरण जो है, उसका मान कम होता जाएगा। ये ऑब्वियस है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जड़त्व के आधार पर ये m जो है वो जड़त्व को रिप्रेजेंट करता है, इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इनर्शिया के कारण, गुण के कारण मापे जाने वाले इस कांस्टेंट को हम इनर्शियल मास कहते हैं या जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन इसको मापन करने के लिए हमारे को ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं लग रहा हो या कोई और भी फोर्स नहीं लग रहा हो। आइसोलेटेड स्थान पे जाएंगे तो हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर दो पिंडों के मध्य जड़त्वीय द्रव्यमान m1 और m2 है और एक सेम ही फोर्स हम लगा रहे हैं तो उस कारण से उनके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है वो a1 और a2 है। तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, F बराबर m1a1 इज एंड F बराबर m2a2। दोनों को अगर हम कोरिलेट करें तो m1/m2 बराबर a2/a1 आ जाता है। तो समीकरण 2 से हमारे को ये पता चलता है कि अगर किसी इनर्शियल मास m1 में उत्पन्न त्वरण a1 और किसी अननोन इनर्शियल मास में उत्पन्न त्वरण a2 अगर हम ज्ञात कर लें तो हम m2 का मापन कर सकते हैं। यानी हमारे को अगर 3 फैक्टर्स पता हैं तो हम अननोन मास निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार, अच्छा ये और दिख रहा है कि जो मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है ना। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, इनर्शियल मास, जड़त्वीय द्रव्यमान। अब हम दूसरी राशि पढ़ेंगे, वो है हमारा गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी पिंड पर हमें मालूम है कार्यरत गुरुत्वीय बल एक ऐसी भौतिक राशि के अनुक्रमानुपाती होता है जो पिंड के नैज गुण होता है और उसमें विद्यमान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। और इस भौतिक राशि को हम पिंड का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। यानी गुरुत्वीय बल जो है वो एक भौतिक राशि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो राशि है वो पदार्थ के अंदर मात्रा कितनी है पदार्थ की उस पर निर्भर करता है।
और इसको हम गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। तो यानी F जो है प्रोपोर्शनल टू m डैश होता है, जहाँ m डैश आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान है। और पृथ्वी के पृष्ठ पर हम इस गुरुत्वीय बल को वेट कह देते हैं। हमें पता है इसको, पृथ्वी पर हम इसको वेट कहते हैं, और इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से निकाल सकते हैं। इसको स्प्रिंग बैलेंस से निकालते वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि पिंड जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, साम्यावस्था पे हो, उस पर कोई त्वरण नहीं लग रहा हो, वो रुका हुआ हो। ठीक है। तो इस परिस्थिति में गुरुत्वीय बल F उस पिंड के नैज गुण गुरुत्वीय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो हमारे पास क्या हो गया, मैंने क्या कहा, अगर मैं इसको वेट से व्यक्त करूंगी तो W1 क्या हो जाएगा, m1 डैश इंटू जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। W2 बराबर m2 डैश जी। अगर इन दोनों को हम रेशो निकाले तो W1 अपॉन W2 बराबर m1 डैश अपॉन m2 डैश आता है। तो यानी किसी स्थान पर दो पिंडों के गुरुत्वीय द्रव्यमानों का अनुपात उनके भारों के अनुपात, भार कौन से, गुरुत्वीय बलों के कारण भार जो उत्पन्न हो रहा है उसके अनुपात के बराबर होता है। और उनको दोनों पिंडों को परस्पर जोड़ने पर जैसे स्केलर क्वांटिटीज जुड़ती है वैसे ही ये द्रव्यमान भी जुड़ जाता है, यानी m1 डैश प्लस m2 डैश इक्वल्स टू कैपिटल M हो जाएगा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, वो हम देख लेते हैं। तो हमने ये माना कि किसी स्थान पर m1 और m2 इनर्शियल मास के दो पिंड हैं जो गुरुत्वीय क्षेत्र में फ्रीली फॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो नीचे गिरेंगे तो उनके अंदर समान त्वरण g उत्पन्न होगा, है ना, क्योंकि ये त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इसके आधार पर हम F1 निकालेंगे, वो होगा m1g, और F2 निकालेंगे वो m2g। ये दोनों पिंडों पर लगने वाले बल हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो m1 अपॉन m2 आ रहे हैं। अब चूंकि ये बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लग रहा है, अतः F1 बल पहले पिंड का भार W1 के बराबर होगा और F2 जो है वो W2 के बराबर होगा। तो F1 अपॉन F2 को हम W1 अपॉन W2 लिख सकते हैं। लेकिन हमने तो ऊपर कैलकुलेट करा है, क्या कैलकुलेट करा है, W1 अपॉन W2 बराबर m1 डैश अपॉन m2 डैश। तो इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, m1 डैश अपॉन m2 डैश बराबर m1 अपॉन m2। तो इसमें क्या हो गया, अब ये m1 का रेशो हो गया और ये m2 का हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको वैसे लिखना चाहें एक जनरल फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, m गुरुत्वीय बटे m जड़त्वीय, यानी m ग्रेविटेशनल अपॉन m इनर्शियल इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। ये बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे हम बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम वगैरह में लिखते हैं ना, v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन t2, इट मीन्स v अपॉन t इज अ कांस्टेंट। वैसे ही मैंने इसके अंदर लिख दिया, तो हमारे पास ये आ गया। तो यानी क्या हो गया, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो एक कांस्टेंट से निर्भर करे। हालांकि उनको दोनों को समान मात्रक से मापा जाए तो दोनों का मान समान लिया जा सकता है, लेकिन ये होते नहीं है। गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान परिभाषा के दृष्टि से सर्वथा भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, परंतु इनके प्रायोगिक मान प्रत्येक पिंड के लिए एक ही स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होने के कारण समान होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हालांकि उनके जो मान है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही स्थान पे क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं तो गुरु जी का मान सेम होने के कारण उनका मान जो प्रायोगिक मान है वो समान आते हैं। यदि भिन्न भिन्न पिंड के लिए त्वरण का मान भिन्न भिन्न होता तो अवश्य ही पिंड के विशेष गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाते हैं। अब इसी के साथ हम एक चीज और डिफाइन करेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हालांकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, लेकिन हम इसको दोबारा प्रॉपर वे में फिर से पढ़ेंगे। तो हमने ये न्यूटन ने पता लगा लिया था कि न्यूटन ने ये कहा था कि संसार के सभी कोई भी दो कणों के मध्य
हमेशा एक आकर्षण बल कार्य करता है और उसका आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और जो क्रिया होती है उसको गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया या ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन भी कहते हैं। और ये यूनिवर्स के सभी कणों के मध्य लगने वाला है। उसने उसको व्यापक रूप में उसने उसके रिलेशन बताई थी। उसने कहा था कि ये एक तो कणों के जो द्रव्यमान है उस पर निर्भर करता है, दूसरा उनके मध्य दूरी जो है उसके ऊपर निर्भर करता है, और उसकी जो दिशा है वो दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की दिशा के अनुदिश होता है। तो अब हम इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे। ये दो पिंड हमने ले लिए m1 और m2, इन दोनों के मध्य दूरी r है। तो माना दो कणों के द्रव्यमान m1 और m2 है और उनके मध्य दूरी r है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F जो है इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम नाम देते हैं g। जी एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। और जी का मान जो है, क्योंकि कांस्टेंट है, ये पिंडों की प्रकृति, स्थान, समय और भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी कैलकुलेशन भी एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से हुई थी। इसके अंदर हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं। यदि m1 बराबर 1 हो, m2 बराबर 1 हो और r भी 1 हो, तो ऐसी स्थिति में f और g बराबर होंगे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा हम दे सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के तुल्य होता है जो कि एकांक दूरी पर रखे हुए एकांक द्रव्यमान के दो कणों के बीच में कार्य करता है। यानी दो कण हैं जिनका मास यूनिट है 1 है, उनके बीच की दूरी 1 है, तब जो बल उन दोनों के मध्य कार्य करता है उसको हम g मानते हैं। और इसका जो मान है वो अगर हम SI सिस्टम में लिखें तो वो क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। तो ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे और उसके प्रभाव देखेंगे कि इंटेंसिटी कैसे बदलती है। अगर कण अलग अलग स्थानों पर रखा जाए तो तीव्रता में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। धन्यवाद।